हेलो स्टूडेंट, देखते हैं क्लास 10 में प्रश्नावली 1.2। इसका एक क्वेश्चन आपका रह गया था, 7वां क्वेश्चन, वो आज आपको कराते हैं। और इसके बाद जो प्रश्नावली स्टार्ट होगी 1.3 होगी और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। बोर्ड एग्जाम में 1.3 प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। जो आपकी बोर्ड एग्जाम आपके 2022 में होंगे उसमें आपका प्रश्नावली 1.3 से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ये हमारी गारंटी है, समझ लीजिए ठीक, कि प्रश्नावली 1.3 से एक क्वेश्चन आएगा अवश्य। इसीलिए जो अगली प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखो और लगातार आपके 2-3 वीडियो इसी प्रश्नावली के मिलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन डेली कराएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन सीखना भी पड़ेगा ठीक, और बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्नावली से एक परीक्षा में आपका क्वेश्चन आना अनिवार्य है। चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, मंथली टेस्ट जो होते हैं उसमें भी आपका क्वेश्चन आता अनिवार्य है और बोर्ड एग्जाम में तो आना अनिवार्य है। जब आपकी अनुसार वगैरह चलती है उसमें देखेंगे हर सेट में इससे क्वेश्चन मिलेगा। देखते इस क्वेश्चन को समझते पहले कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे खेल का मैदान है और वृत्ताकार पथ है ठीक, ये वृत्ताकार पथ है। कह रहा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ये कौन है? सोनिया यहां से एक चक्कर लगाती है, ऐसे आ जाती है, इनको लगता भैया 18 मिनट, इनको 18 मिनट लगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये रवि है, ये इसका एक चक्कर लगाएंगे पूरा यहां तक तो इनको लगता भैया 12 मिनट। ये रवि और ये कौन? सोनिया, इनको लगता 18 मिनट, इनको लगता 12 मिनट। आगे लिखा यदि दोनों एक ही स्थान से, मतलब यहीं से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, भाई यहीं से चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चले, ये भी इधर दौड़ रही है और ये भी इधर दौड़ रहा है ऐसे, तो कह रहा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा कितने समय बाद यहीं पर मिलेंगे। अब दिमाग लगाना आप लोग, भाई समय भी समान है, किस टाइम पर चले और स्थान भी समान है। तो आपको ये जैसे सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा वही 18 का पड़ा पड़ते चलेगा, 18 दूनी 36, 18 तीन 54। ऐसे ही 12 मिनट में एक चक्कर, 24 मिनट में, 36 मिनट में 3 चक्कर, तो देखा 36 दोनों में मिल रहा है, तो 36 मिनट में 2 चक्कर और ये 36 मिनट में 3 चक्कर, अर्थात इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम बताया गया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इनके मल्टीपल ले लो। 12 का मल्टीपल क्या है? 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 पच्चीस 60। ऐसे 18 का मल्टीपल लो, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौको 72, 18 पच्चीस 90। ये चक्कर लगा रहा। अब बता कह रहा किस समय पर ये मिलेंगे, तो देखो 36 ये समान आ रहा कि नहीं आ रहा? यही कह रहा था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसके मल्टीपल लिखेंगे, लेकिन सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम वाला, और मल्टीपल हो ये 36, अर्थात दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगा पाएगी और अब फिर रवि जो है अपना 3 चक्कर लगा ले जाएगा ठीक। यही इसका हो गया HCM सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, वही ये समय होगा ठीक। यहां पर लिखेंगे कि अभिष्ट समय इसका 18 व 12 का एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। क्यों भैया एलसीएम होगा? अभी बताया तुमने, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वही मल्टीपल लिखकर दिखाए। तो अभी समय 12 व 18 या 18 व 12 का एलसीएम होगा। आप इनका एलसीएम ले लो। एक मेथड आपका एलसीएम लेने का ये है
कि आप इसके लिख डालो मल्टीपल, इसके लिख डालो, यानी तो लोएस्ट का मल्टीपल बराबर आपका 36। यही अभी समय हो गया। या आप ऐसे निकाल सकते हो, ये 12 18, 2 से कटेगा 6, यह आएगा 9, 2 तिया 6 आपका 9, 3 का नम 3, 3 तिया 9, यह आएगा 3 का नम 3। तो आपका रहेगा एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये आपका 36 लिख सकते हो। अतः क्या लिखेंगे कि अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए अब आपकी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और आपको बता चुके हैं ये बोर्ड एग्जाम में भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। देखिए ये जो है कल्पना पर आधारित आपके सवाल हैं, इसमें विरोधाभास प्राप्त होगा। ठीक, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या है, तो मुझे इसमें विपरीत मानना पड़ता है, ये परिमेय संख्या है। जैसे देखिए ये बना है, आपको सिद्ध करना है कि ये लड़का है, सिद्ध करना है कि क्या है, लड़का है। तो आप इसका विपरीत मान लो कि माना है लड़की है, और ये हमने कल्पना की कि लड़की है। अब यदि लड़की नहीं निकलेगी तो ये लड़का अवश्य होगा। ठीक, बात सबको समझ है कि नहीं। इसी प्रकार ये कि मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है और बाद में हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाएगी, तो अर्थात यह परिमेय संख्या होगी अवश्य, जैसे ये हमने बताया आपको। तो देखिए मान लीजिएगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में। जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसे लिख सकते हो किस रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां क्या होता है कि Q ≠ तो 0 होगा, और P व जो Q है वो ऐसे पूर्णांक है, या लिख सकते हो सह अभाज्य पूर्णांक है। P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 2 है, 3 है, ये 3 है, 5 है, ये सहअभाज्य पूर्णांक है। इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हो ऐसा। ठीक, क्या आएगा कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, या क्या लिख सकते हो आप बोलो, यहां पर सहअभाज्य पूर्णांक के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप लोग कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। तो ऐसा आपने मान लिया। अब क्या करते देखिए, इसमें दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर क्यों, जैसे यहां से रूट हट जाए, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर, या आपका P², ये Q², 5 का स्क्वायर 5 आएगा, P² और आएगा Q²। आप गुणा कर देंगे, आएगा 5Q² बराबर P²। अब आप इधर क्या निकालेंगे, इसको नंबर फर्स्ट मान लेना। यहां से निकालोगे Q² तो 5 आपका या 5 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये कोई पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो रही P²।
जैसे लिखा है कि 2 बराबर 10/5, तो 5 से उसको भाग करोगे पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये आपको एग्जाम्पल बताया था कि ऐसा है। अब यहां क्या लिखोगे, देखो क्या स्पष्ट हो रहा कि p² 5 से विभाज्य है या विभाजित है। p² 5 से क्या विभाजित, तो जब भैया p² विभाजित है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p जो है 5 से विभाजित होगा। कैसे, अभी एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे लिखा है 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, ये 5 से विभाज्य है तो ये 5 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जैसे लिखा आपका ये क्या लिखा है 4 का स्क्वायर कितना 16, ये 2 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। यदि किसी का वर्ग संख्या से डिवाइड है तो वो संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक। ये बताया कि जैसे p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। तो उसके बाद देखिए, अब जब p 5 से विभाज्य है तो मान लेंगे कि माना p बराबर हमने मान लिया 5x। बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि जैसे ये p है 5 से विभाज्य है तो मान लिया कि यहां पर संख्या कोई 0, आपकी x आ गई है 0 आ गया, तो बताओ p बराबर क्या लिख सकते हो 5x। x कोई पूर्णांक है धनात्मक, जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब लिखते हैं कि समीकरण 1 से समझते रहेंगे। ऐसे आप √2 √3 करोगे, ये 2-3 क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं सुनना आएगा, आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको आने लगेंगे। अब ये समीकरण 1 से मान, तो बताओ p² के स्थान पर क्या है, p² के स्थान पर आपका क्या लिखा हुआ है 5q², या इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। यहां पर लिख दो समीकरण 1 से, बताओ p² के स्थान, p के स्थान पर मान क्या रख देंगे 5x², यहां लिख दिया समीकरण 1 से। भाई ये क्या लिखा 5q² बराबर p², p का मान रख दीजिए। और p का मान रख दिया तो क्या आएगा, देखिए p का मान रख दिया तो क्या आया 5q² बराबर आएगा 25x², 25। अब इससे निकालेंगे तो क्या आएगा q² और नीचे आ जाएगा आपका 5 और ये बराबर x²। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि q² 5 से डिवाइड, बता इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि q² क्या है 5 से विभाज्य है या विभाजित है। अब q इसका विभाजित है तो आपका q भी विभाजित होगा, q 5 से विभाजित होगा, इसीलिए q 5 से विभाजित होगा। अब आप लोग देखिए, अब बता क्या स्पष्ट हो रहा है भाई, आपका क्या p और q, भाई p भी 5 से विभाजित है, अभी आपने लिखा था, और q भी 5 से विभाजित है। p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, अर्थात p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ 5, भाई 5 से विभाजित है तो दोनों में 5-5 गुणनखंड भी होगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। और यही विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि यही आपका क्या प्राप्त हो रहा विरोधाभास।
भाई P भी 500 विभाज्य है और Q भी 500 विभाज्य है, अर्थात P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या है? 5 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। अतः यह लिख सकते हो जो उसी के आगे जो हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत है, अर्थात हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अर्थात हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो कथन था, जो हमने माना था, वो गलत है। लिख सकते हो अतः √5 जो है ये भैया अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको अभी दोबारा फिर बताएंगे इसको हम, ध्यान दीजिएगा कि देखो P 500 विभाज्य था और Q भी 500 विभाज्य है, तो आप कह सकते हो कि इसीलिए P व Q दोनों 500 विभाजित हैं, अर्थात P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। भाई कल्पना की थी कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका आ रहा 5, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ था, अर्थात जो हमारी कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई। ठीक, अतः √5 आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप घर में अपने आप स्वयं करेंगे, √2 और √3 आप स्वयं करेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, उसका वीडियो हम आगे बना भी देंगे। अब इसको हम दोबारा आपको समझाते हैं। ठीक, देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर समझाते हैं। हमको भैया सिद्ध करना था √5 क्या? कि ये अपरिमेय संख्या है। बोलो बेटा क्या सिद्ध करना? अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमने क्या मान लिया कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ऐसा माना था हमने। ठीक, जैसे बताया था मुझे सिद्ध करना है कि ये लड़का है। ठीक, तो हमने क्या मान लिया? लड़की है। अब ये लड़की निकलेगी नहीं तो भैया लड़का बस होगा। ठीक, वही यहां पर आपको अवधारणा बता रहे हैं कि √5 मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी और हमने मान लिया कि ये परिमेय है। अब परिमेय है तो इसे a/b या p/q के रूप में लिख सकते हो। अब जैसे ये परिमेय संख्या होती है तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो यहाँ पर q बराबर आपका 0 होगा नहीं, क्योंकि तो फिर परिमेय नहीं होगी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ q बराबर आपका 0 नहीं होता है और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक के अतिरिक्त, या सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? सहअभाज्य पूर्णांक। ऐसा हमने मान लिया था कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर क्या किया था? दोनों इसका वर्ग कर लिया था। वर्ग करने के बाद आपने ऐसा निकाला था कि q² बराबर p² बटे 5, ऐसा लाए थे आप लोग, लाए थे कि नहीं? कि q² आप जानते हो कि आप इधर ले जाओगे इसका वर्ग करने के बाद और नीचे लाओगे ऐसा, तो बता इससे क्या सिद्ध होता है कि p² आपका 500 विभाज्य है, और जब p² 500 विभाज्य है तो p भी विभाज्य होगा। कोई भी वर्ग ले लो, जैसे आपका ले लिया 27, ये 3 का आपका सॉरी जैसे ले लिया 64, ये 8 का वर्ग है और आपका ये 4 से विभाज्य है। ये 4 से क्या है? विभाज्य। तो ये जो 8 है ये भी 4 से विभाज्य होगा। वही आपको हम बता रहे हैं कि p² 500 विभाज्य है तो p भी 500 विभाज्य होगा। अब p तो हो गया 500 विभाज्य, अब q के लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्या करोगे q के लिए? तो मान लेंगे कि माना भैया p बराबर हमने मान लिया 5x, भाई p 500 विभाज्य है तो आप इसको 5x मान लो, जहां x क्या कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, और ये वैल्यू आप चाहे इसमें रख दो या इसके ऊपर वाली समीकरण में रख दो। तो जब वैल्यू आप ये लिखेंगे तो उसमें सिद्ध हो जाएगा कि q² 500 विभाज्य है। जब ये वैल्यू इसमें आप रख देंगे तो इसमें सिद्ध हो जाएगा q² 500 विभाज्य है, और q² 500 विभाज्य है अर्थात क्या होगा? q भी 500 विभाज्य होगा।
अब P और Q में क्या हुआ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया 5, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। भाई हमने कल्पना की थी कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका बेटा क्या आ रहा 5, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः जो हमारी कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो जाती है, इसीलिए √5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। आप लोगों को घर में करना है √2 और √3, और यदि आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे। कुछ नहीं करना है, जहां चल रहा था 5 वहां पर हर जगह चलेगा 2, जहां पर चल रहा था आपका 5 वहां पर हर जगह पर चलेगा आपका 3। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना पड़ेगा, या आप रफ पर कर लेंगे। ठीक, और यदि नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। ठीक।